हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड नंबर अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है, यानी उस गैस का नाम बताए। समीकरण भी लिखना है अपने को। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अपन ने करा जिंक से अभिक्रिया, तो ये इसने बनाया। देखो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनेगा, ये लवण है, और H2 गैस निकलेगी। तो NaOH के साथ अपन ने जब जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं तब H2 गैस का निष्कासन होता है। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए आगे, चौथे का ब, निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। पीने वाले जल में जीवाणु, उनको अगर मिटाना है, नाश करना है जीवाणुओं का, तो अपन किसका उपयोग करेंगे, तो विरंजक चूर्ण का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, तो रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में अपन बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। सोडियम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, तो धोने का सोडा यानी Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। और खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में, तो देखो खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा H2O अर्धाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धाइड्रेट। ठीक है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। देखिए लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम। तो श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है, क्यों। देखिए सावधानी सुनिए, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब साबुन लगाने पर वह लाल भूरा हो जाता है, क्यों। क्योंकि सब्जी में स्थित हल्दी, सब्जी में क्या होती है, हल्दी होती है, वो साबुन यानी कि होता है सार, सार के साथ हल्दी, सार के साथ हल्दी क्रिया करके ये जो इसका रंग है हल्दी का, वो लाल भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल भूरा। यानी कि हल्दी भी एक प्रकार की लिटमस के समान एक प्राकृतिक सूचक है, अर्थात हमें मालूम चल जाएगा कि हल्दी सार के साथ क्रिया करके वो लाल भूरे कलर की हो जाती है। तो इसमें अपने को पहचान हो जाएगी कि वो सार है, जैसे साबुन सार है ना। तो अब देखिए आगे, अम्लों में अम्लीय गुणधर्म व सारकों में सारकीय गुणधर्म किसके कारण होता है। तो सिंपल सी बात है, अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। जबकि सारक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उनका गुणधर्म सारकीय होता है। H+ और OH- आयन के कारण। अम्ल है तो H+ और सार है तो OH-। देखिए धातुओं की अम्ल तथा सार से अभिक्रिया कैसे होती है, क्या यह सभी धातु तथा सभी अम्लों से होती है, उदाहरण से समझाइए। तो धातुओं की अम्ल तथा सार से अभिक्रिया, तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए जैसे धातु Mg मैग्नीशियम धातु है, अम्ल है H2SO4, ये क्रिया करके बनाएगा MgSO4 डॉट ये प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस देगी। ठीक है, तथा अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। तो अम्ल का अवशिष्ट ये SO4 और धातु के साथ अभिक्रिया करके MgSO4 बनाएगा, जो कि एक लवण है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त, तो अम्ल है Mg, ये अम्ल है H2SO4, धातु है Mg, क्रिया करके MgSO4 और H2 गैस मुक्त करता है। यानी कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। केवल सक्रिय धातु ही हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके H2 गैस देती है। कुछ धातुएं सारों से भी अभिक्रिया करके H2 गैस देती है, लवण भी बनाती है, जैसे Zn और एल्यूमिनियम। देखिए जैसे Zn और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाए तो Na2ZnO2
सोडियम जिंकेट बना देगा और यहाँ से H2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो कुछ धातुएं सारों के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देती है, जैसे धातु है जिंक और एल्यूमिनियम। किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती। सभी धातु सार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। ठीक है, देखिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस देती है। एंटासिड यानी कि एंटी एसिड या एंटासिड क्या होता है? एंटी एसिड का मतलब जो एसिड के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, उसको अपन एंटी एसिड या एंटासिड कहते हैं। ऐसे सारक जिनका उपयोग उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को, उदर यानी पेट में जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होने लगता है, उस अम्ल को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटासिड का सेवन करते हैं। जैसे अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए किया जाता है, एंटासिड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए अब आगे, देखिए धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3 तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। एक तो Na2 धातु Na2 और CO3 धातु कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन बीच में आ जाता है। कि तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है? तो आपको पता है CO2 गैस निकलती है। तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होगा? तो देखिए आगे अपन बात करते, देखो Na2CO3 HCl के साथ अभी क्रिया करवाई तो ये बना Na और Cl। ठीक है, और एक बनेगा H2 और यहाँ से O आ जाएगा तो H2O, और एक बनेगा इसमें से O गया तो CO2 बना। ठीक है, तो Na2CO3 की HCl के साथ भी क्रिया करवाने पर NaCl, फिर H2O और CO2 यानी कि CO2 गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 प्लस HCl के साथ भी क्रिया करवाने पर NaCl, फिर H2O और CO2 यानी कि CO2 निकलती है। यानी कि जो अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अम्ल है वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करके जल तथा CO2 गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। तो अब इसको चूने के पानी में प्रवाहित करना है, यानी कि CO2 को जब मैं चूने के पानी में प्रवाहित करूँगा, चूने का पानी है CaOH2 को जब मैं CO2 इसमें प्रवाहित करूँगा तो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बन जाता है। अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। देखिए सुनिए कि प्राप्त CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। तथा अत्यधिक मात्रा में जब मैं CO2 इसमें प्रवाहित करूँगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब H2 बनाइए, वापस मैं CO2 प्रवाहित कर रहा हूँ आगे। ठीक है, एक बार CO2 प्रवाहित की इसके साथ तो ये बना, अब ये तो विलयन में बन गया, उसके बाद मैं और CO2 प्रवाहित कर ही रहा हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जो जल में क्या हो जाता है, विलयशील, और वापस जो विलयन है वो रंगीन हो जाता है। अब देखिए आगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? इनकी अम्ल से क्रिया करवाने पर क्या होगा ये बताइए। धात्विक ऑक्साइड CuO है, इनकी प्रकृति देखो, तो इनको अपन पहले अम्ल से क्रिया करवाते हैं। जैसे CuO प्लस HCl, तो यहाँ पे बन जाएगा CuCl2 और H2O बनता है, यानी कि ये जल बनता है। ठीक है, ये जल बना, ये है आपका अम्ल, ये है आपका अम्ल, और ये है आपका लवण। तो समझिए शांति से कि अम्ल, लवण और जल कब बनाता है, जब आगे वाला कोई ना कोई क्या हो, सार हो। तो अम्ल सार के साथ विक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका मतलब HCl अम्ल है, तो ये जो आगे वाला CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या होगा, सार होगा। इसका मतलब है धातु ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए, तो धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः सारी प्रकृति के होते हैं, ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण और जल। सारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तथा धात्विक ऑक्साइड को सार की ऑक्साइड भी कहते हैं। CO2 जो कि कार्बन का ऑक्साइड है, CO2 सारक CaOH2 से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है, अरे भाई CO2 जो कार्बन का ऑक्साइड है, यानी कि कार्बन है अधातु, ठीक है, अधातु ऑक्साइड है, वो सार से विक्रिया करके देखो, ये बनाया लवण और ये बनाया जल, तो ये है सार। ठीक है, और ये है लवण, लवण प्लस ये है जल। तो भाई सार, लवण और जल कब बनाता है, जब आगे वाला कोई ना कोई क्या हो, अम्ल होना चाहिए। यानी कि ये जो CO2 है, ये मतलब अधातु ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति का है। अब देखिए आगे,
तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2 सारक से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अम्लीय प्रकृति का है ये CO2। क्यों? क्योंकि ये तो सार है, तो आगे लवण और जल तभी बनाएगा सार, जो आगे वाला क्या होगा, अम्ल। ये सारक अम्ल के बीच होने वाली विक्रिया के समान है, अतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को। धन्यवाद। बहुत सारे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, अलग अलग जो भी चाहिए आपको, जैसे कि BA के भी लाने वाले हैं अपन। ठीक है, DLED के भी आने वाले हैं, और आपके 10वीं और ये बोर्ड के लिए तो चल ही रहे, 12th के लिए भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।